दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में अरसे से विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। बेशक 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद ईवीएम पर उस तरह के सवाल नहीं उठे, पर वह पूरी तरह संदेश से परे मान ली गई हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, के मालिक एलोन मस्क की ताजा टिप्पणी के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में ईवीएम के विरुद्ध अभियान शुरू होने की आशंका है। एलोन मस्क ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इनके इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा हैक किए जा सकने का खतरा है। मस्क ने लिखा है, हालांकि खतरा बहुत कम है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। दरअसल अमेरिका में इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसमें वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। एलोन मस्क चाहते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाई जाए। मस्क ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखी है। कैनेडी ने अपने पोस्ट में प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी धांधलियों के बारे में लिखा है। कैनेडी ने लिखा कि प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग में कई अनियमितताएं सामने आईं। सौभाग्य से पेपर ट्रेल था, इसलिए उन्हें पहचान कर वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए, जिन क्षेत्रों में पेपर ट्रेल नहीं है वहां क्या होता होगा। अमेरिकी नागरिकों के लिए जानना आवश्यक है कि उनके हर वोट की गिनती की गई है और उनके चुनावों में सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए पेपर बैलेट पर लौटना चाहिए। जाहिर है, कैनेडी की पोस्ट और उसको रिट्वीट करते हुए एलोन मस्क द्वारा लिखी गई पोस्ट का सीधा संदर्भ अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। मस्क की टिप्पणी पर नरेंद्र मोदी सरकार के पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणियों से भी यही संकेत मिल रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने मस्क की इस टिप्पणी को कि ऐसा कोई डिजिटल डिवाइस नहीं बन सकता जो हैक या टेम्पर न किया जा सके, चुनौती देते हुए इस मामले में एलोन मस्क को ट्यूशन देने तक की बात कह दी है। उधर राहुल गांधी ने मस्क की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए टिप्पणी की है कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और वह धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। एलोन मस्क की टिप्पणी के बाद ईवीएम पर भारत में नए सिरे से राजनीतिक जंग छिड़ने की आशंका इसलिए भी प्रबल है क्योंकि 2009 से ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की सरकार थी, तब बीजेपी ने ईवीएम के विरुद्ध बाकायदा अभियान चलाया था। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक की भूमिका लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मामला अदालत तक भी गया था। 2014 में केंद्रीय सत्ता में आ जाने के बाद बीजेपी के लिए ईवीएम संदेश से परे हो गई और विपक्ष में पहुंच गए दलों को उसमें खामियां नजर आने लगी। मार्च 2017 में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो 13 दलों ने परिणामों पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई, लेकिन 2018 के अंत में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिल गई तो ईवीएम पर विपक्ष मौन हो गया। पिछले साल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर ईवीएम पर उंगली उठाई गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत पर ईवीएम निर्दोष रही। कुछ ही दिनों बाद दिसंबर में फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव में वीवीपैट के 100% मिलान की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसे खारिज करते हुए डेटा सुरक्षा संबंधी कुछ जरूरी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए। मामला चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास से जुड़ा है,
इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब मोबाइल और कंप्यूटर आदि उपकरण से छेड़छाड़ संभव है तो ईवीएम से क्यों नहीं। बेशक चुनाव आयोग इस सवाल का विस्तृत जवाब तकनीकी प्रक्रिया समेत दे चुका है, पर विपक्ष में विश्वास नहीं जगा पाया। छेड़छाड़ के संदेह को साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को शर्तों के साथ आमंत्रित भी किया था, लेकिन कोई दल नहीं पहुंचा। एक तर्क यह दिया जाता है कि कई देश ईवीएम आजमाने के बाद बैलेट पेपर से मतदान पर वापस लौट गए। बेशक ऐसे उदाहरण हैं, जर्मनी आदि कुछ देश ईवीएम से वापस बैलेट पेपर पर लौट गए, लेकिन जवाबी तर्क होता है कि आज भी 2 दर्जन देश ऐसे हैं जहां किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से चुनाव होते हैं। इन देशों में विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से लेकर एस्टोनिया जैसा छोटा देश शामिल है। हाँ, अमेरिका में कुछ राज्य मतदान के लिए वोटिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मतपत्र। अब अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग उठ रही है, तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी उसकी गूंज सुनाई देना स्वाभाविक है। फिर भी यह याद रखा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ ईवीएम अचानक नहीं आ गई। जांच परख के बाद चरणबद्ध तरीके से अपनाया गया है। देश में ईवीएम का विधिवत इस्तेमाल पहली बार 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर किया गया था। अगले साल ऐसी सीटों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम से मतदान कराया गया और जीत सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की हुई थी। इस बीच मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट समेत कई सुधार भी किए गए हैं। याद रहे कि 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश के मैदुकुर में ईवीएम और वीवीपैट की गिनती में 14 वोटों का अंतर पाया गया था। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की गिनती से पहले के बजाय बाद में गिने गए बैलेट पेपर हार जीत के अंतर से भी ज्यादा रहे। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को संदेह से भी परे रखने के लिए जरूरी सुधार बिना किंतु परंतु के भविष्य में भी जारी रहने चाहिए। यह जिम्मेदारी है तो सभी संबंधित पक्षों की, लेकिन सबसे ज्यादा जवाबदेही संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की है, जिसकी साख पर इतने सवाल पहले कभी नहीं उठे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।